नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। हमारे संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए काफी प्रावधान किए गए हैं। अपना खर्चा चलाने के लिए केंद्र और राज्य अपने अपने संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए राजस्व की व्यवस्था करते हैं। हालांकि संघवाद की परिकल्पना में राज्यों के पास राजस्व के तौर पर उतना संसाधन नहीं है जितना केंद्र सरकार के पास होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र की कर राशि में से एक निश्चित हिस्सा और अनुदान राज्यों को मिलता है। अब सवाल उठता है कि वो निश्चित हिस्सा कितना होगा। इसके लिए संविधान में वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन के गठन की व्यवस्था की गई है। दरअसल वित्त आयोग ही उन तरीकों और मानदंडों का निर्धारण करता है जिसके आधार पर राज्यों को केंद्र सरकार की कर राशि से हिस्सा मिलता है। तो आज विशेष में हम बात करेंगे 15वें वित्त आयोग की। जानेंगे कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आयोग ने क्या क्या सिफारिशें की हैं। इसके अलावा वित्त आयोग से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों और कार्यों को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। पंद्रहवें वित्त आयोग ने विभाजन योग्य केंद्रीय करों की राशि में वित्त वर्ष 2020-21 में राज्यों के लिए 41% कर हिस्सेदारी की सिफारिश की है। 15वें वित्त आयोग की वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सिफारिशों को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। पहले राज्यों की हिस्सेदारी 42% थी, लेकिन दो नए संघ शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राज्यों की हिस्सेदारी में 1% की कमी की गई है। 15वें वित्त आयोग की वित्त वर्ष 2020-21 के लिए रिपोर्ट को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह और आयोग के सदस्यों ने 5 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और आवश्यक कार्रवाई के लिए वित्त वर्ष 2020-21 की आयोग की रिपोर्ट पेश की। इस मौके पर आयोग ने रिपोर्ट में दिए गए सुझावों की जानकारी राष्ट्रपति को दी थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट भाषण के दौरान 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट को मंजूरी देने की जानकारी दी। Finance Commission has given its first report pertaining to financial year 2020-2021. In the spirit of cooperative federalism, I am pleased to announce that we have in substantial measure accepted the recommendations of the Commission. The Commission would submit its final report to the President during the latter part of the year for 5 years beginning 2021-22. 15वें वित्त आयोग ने विभाजन योग्य केंद्रीय करों की राशि में वित्त वर्ष 2020-21 में राज्यों के लिए 41% कर हिस्सेदारी की सिफारिश की है। यानी वित्त आयोग ने कहा है कि संघीय कर के रूप में हासिल राशि का 41% हिस्सा वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान राज्यों को दिया जाए। पिछले यानी 14वें वित्त आयोग ने करों के बांटे जाने वाले पूल में राज्यों का हिस्सा 42% रखने का सुझाव दिया था। जो सारी जो सेंटर की जो टैक्सेस जो हैं, टैक्सेस में एक अमाउंट होती है, वो उसे कहते हैं जिसको विभाजित किया जा सकता है, डिविजिबल पूल जिसे कहते हैं, जिसको स्टेट्स के साथ शेयर करते हैं। उस डिविजिबल पूल का 42% स्टेट्स को के लिए अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, ये था 14वीं वित्त आयोग का रिकमेंडेशन। 15वीं वित्त आयोग ने ये कहा है कि क्योंकि जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी बन गया है, तो इसीलिए जम्मू कश्मीर के लिए अलग से प्रावधान करना पड़ेगा। इसीलिए 42 से घटाकर 41% कर दिया गया है। केंद्रीय करों की राशि में राज्यों की हिस्सेदारी 1% कम करने के पीछे 15वें वित्त आयोग ने कारण भी बताया है। नए बने संघ शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जरूरतों को पूरा करने के लिहाज से ये कमी की गई है। दरअसल आयोग का मानना है कि पुराने राज्य के हिसाब से जम्मू कश्मीर का हिस्सा 0.85% बनता है, लेकिन नए बने संघ शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सुरक्षा
और दूसरी विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिहाज से इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। इस लिहाज से 15वें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशों में नए बने संघ शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर खास ख्याल रखा है। आयोग ने संघ शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 1% हिस्सा देने का सुझाव दिया है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस इजाफे को संघ के संसाधनों से पूरा किया जाना है, इसलिए राज्यों की हिस्सेदारी को 1% घटाकर 41% किया जाना चाहिए। ये आप कह सकते हैं कि ये एक फाइनेंस कमीशन का एक असेसमेंट है कि जो 1% घटाना, मतलब 1% जो अमाउंट जो है वो सेंटर के पास रह जाएगा और उस अमाउंट से केंद्र, जम्मू कश्मीर जो अब केंद्रीय शासित अंचल है, उसके लिए जो भी खर्चे करने हैं वो कर सकते हैं। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक राज्यों की हिस्सेदारी में सबसे ज्यादा राशि उत्तर प्रदेश को मिलेगी। उत्तर प्रदेश को राज्यों में वितरित की जाने वाली कुल राशि का 17.931% मिलेगा। 14वें वित्त आयोग के मुताबिक उत्तर प्रदेश को 19.959% हिस्सा मिलता था। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा को 2020-21 के आवंटन में शामिल करने के बाद केंद्रीय करों में बिहार को 0.396% अधिक धनराशि मिलेगी। वर्ष 2019-20 में बिहार की हिस्सेदारी 9.665 थी, जो बढ़कर 2020-21 में 10.061 हो गई है। उसके बाद मध्य प्रदेश को 7.886%, पश्चिम बंगाल को 7.519% और महाराष्ट्र को 6.135% हिस्सा मिलेगा। जैसे कि बहुत सारे ऐसे केंद्रीय शासित अंचल जो हैं, केंद्रीय शासित राज्य भी हैं, जैसे दिल्ली हुआ, पुदुचेरी हुआ, उसके लिए केंद्र ही ठीक करता है और उसके बाद कंसल्टेशन होता है। पर फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन जो होती है वो यूनियन टेरिटरीज के ऊपर लागू नहीं होती, सिर्फ स्टेट्स में ही होती है। 15वें वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत 27 नवंबर 2017 को किया था। जाने माने अर्थशास्त्री और राज्यसभा के पूर्व सांसद NK सिंह को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। आयोग के सदस्यों में अजय नारायण झा, अशोक लाहड़ी, अनूप सिंह और रमेश चंद्र शामिल हैं। अरविंद मेहता इसके सचिव हैं। आयोग को 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक की 5 वर्षीय अवधि के लिए सुझाव देने को कहा गया। इसके बाद 27 नवंबर 2019 के गजट अधिसूचना के आधार पर 15वें वित्त आयोग को ये अधिकार दिया गया कि वो वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट 30 नवंबर 2019 तक सौंप दे। उसके बाद 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि की अपनी अंतिम रिपोर्ट 30 अक्टूबर 2020 तक सौंपे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 15वें वित्त आयोग का एक महत्वपूर्ण काम राजस्व के बंटवारे में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। इसके लिए वित्त आयोग ने राज्यों के बीच संसाधनों और राजस्व के बंटवारे के लिए वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर और हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज अंतरण के फॉर्मूले को अपनाया है, ताकि राज्यों को समानुपात और बिना किसी पक्षपात के उनका वाजिब हिस्सा मिल सके। 10वें वित्त आयोग तक आयकर और केंद्रीय उत्पाद शुल्कों के लिए अलग अलग बंटवारे की सिफारिश की जाती थी, लेकिन संविधान के 80वें संशोधन के बाद संघ द्वारा दिए जाने वाले संग्रहित करों की कुल प्राप्तियों को राज्यों के साथ विभाजित किया जाता है। अगर पिछले 4 वित्त आयोग की सिफारिशों की बात करें तो 11वें वित्त आयोग ने राज्यों का अंश 29.5% निर्धारित किया था। वहीं 12वें वित्त आयोग ने इसे बढ़ाकर 30.5% कर दिया, जबकि 13वें वित्त आयोग ने राज्यों का हिस्सा 32% निर्धारित किया था। इसके बाद 14वें वित्त आयोग ने राजस्व के बंटवारे में राज्यों का हिस्सा और ज्यादा बढ़ाकर 42% तक कर दिया। दरअसल 14वें वित्त आयोग ने राय जाहिर की थी कि राज्यों के संसाधनों का प्राथमिक साधन करों का बंटवारा होना चाहिए, क्योंकि ये फार्मूला आधारित है और मजबूत राजकोषीय संघवाद के अनुकूल है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए योजनागत व्यय को अपने आकलन में शामिल करते हुए राज्यों के साथ बंटवारे के लिए कुल प्राप्तियों का 42% बंटवारे की सिफारिश की गई थी। 14वें वित्त आयोग ने राज्यों को अधिक कर देने पर जोर देते हुए राज्यों के समग्र हस्तांतरण में
संरचनागत बदलाव किया था। 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए करों के वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर विभाजन को उसी स्तर पर रखा है जिसकी 14वें वित्त आयोग ने संस्तुति की थी। हालांकि इसमें थोड़ा बदलाव करते हुए 15वें वित्त आयोग ने जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के चलते संघीय करों की कुल प्राप्तियों का 41% हिस्सा वर्ष 2020-21 के दौरान राज्यों को देने की सिफारिश की है। देखिए, दो तरफ की डिवोल्यूशन होती है कि कितना जो केंद्र का जो कितना राजस्व उसने कितना प्रतिशत स्टेट्स के लिए अलग कर दिया जाएगा, वो हो आपका 41%। तो करीबन केंद्र के पास करीबन जो 19 लाख करोड़ की डिविजिबल टैक्स है जिसके ऊपर विभाजन होगा। तो 19 लाख करोड़ की जो टैक्सेस जो आती हैं, 19 लाख से करीबन 7-7.25 लाख करोड़ स्टेट्स के लिए अलग की जाएंगी। विभाजित पूलों में राज्यों के कुल हिस्से के निर्धारण के बाद वित्त आयोग ने हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज बंटवारे की सिफारिश की है। क्षैतिज बंटवारे का मुख्य उद्देश्य राज्यों को सम्मान कर प्रयासों के साथ बुनियादी सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाना है। इसके लिए अलग अलग उपाय बताए गए हैं। इनमें क्षैतिज इक्विटी प्रदान करके यानी गरीब क्षेत्रों को अधिक हिस्सेदारी प्रदान करना, राज्यों की राजकोषीय क्षमता में समानता लाना, बुनियादी सार्वजनिक सेवा यानी समान व्यय के लिए राज्यों में लागत अंतर के लिए भरपाई करना और ये सुनिश्चित करना कि राज्यों के पास स्वयं के राजस्व जुटाने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन हो और वे उन्हें कुशलतापूर्वक खर्च कर सकें शामिल हैं। 8 लाख का विभाजन होता है, किस तरह से किसी प्रदेश में किस तरह से जाएगा उसके अलग बहुत मापदंड हैं। किसी में इकोनॉमिक कंप्लायंस की है, एक मापदंड है कि पॉपुलेशन सेंसस के ऊपर है कि 1971 का पॉपुलेशन अभी नवीन नहीं जा रहा, अब 2011 का लिया जा रहा है। तो ऐसे विभिन्न मापदंड हैं। टैक्स कंप्लायंस का इशू है, टैक्स एफिशिएंसी का इशू है, बहुत सारे ऐसे मापदंड हैं। उस मापदंड को लेकर ये जो डेवोल्यूशन जो है वो सेंटर ने स्टेट के लिए अलग अलग पैसे दे दिए हैं। इसके साथ ही क्षैतिज हिस्सेदारी के लिए मानदंडों को निर्धारित करने में आवश्यकता, इक्विटी और कुशलता को ध्यान में रखा गया है। आवश्यकता आधारित मानदंड में राज्यों की जनसंख्या, क्षेत्रफल के साथ ही वन और पारिस्थितिकी को ध्यान में रखा गया है। वहीं इक्विटी आधारित मानदंड के तहत आय में अंतर को शामिल किया गया है, जबकि कुशलता यानी निष्पादन आधारित मानदंड के तहत जनसांख्यिकीय निष्पादन और कर प्रयास शामिल हैं। अलग अलग मानदंडों के लिए अलग अलग भारांक दिए गए हैं। आबादी के लिए 15%, क्षेत्रफल के लिए 15%, वन और पारिस्थितिकी के लिए 10%, आय में अंतर के लिए 45%, जनसांख्यिकीय निष्पादन के लिए 12.5% और कर प्रयास के लिए 2.5% भारांक दिए गए हैं। इसके अंदर टर्म्स ऑफ रेफरेंस वित्त आयोग के पास है और वित्त आयोग ने जो ये रेफरेंस टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो हैं, जिसकी मैं बात कर रहा था कि पॉपुलेशन के बेसिस में, पॉवर्टी लेवल के ऊपर, परचेजिंग पावर के ऊपर, सारे और देश में प्रदेश में जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसके ऊपर परफॉर्मेंस बेस्ड है ये कि अगर टैक्सों के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस ठीक करेंगे तो आपको प्रतिशत ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। तो इसीलिए और कोई ऐसे स्टेट्स हैं जिनके पास जो रेवेन्यूज़ नहीं आते हैं उसको पूर्ण करने के लिए वित्त आयोग के पास एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस होता है। उसी के हिसाब से ये जो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसी हिसाब से होता है। इन्हीं मानदंडों के आधार पर 15वें वित्त आयोग ने साल 2020-21 के लिए संघीय करों में से राज्यों के लिए पारस्परिक हिस्सेदारी निर्धारित की है। वित्त आयोग की पूरी कोशिश रही है कि किसी भी राज्य के साथ करों के बंटवारे में कोई भेदभाव नहीं हो। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में कर लगाने का काम केंद्र और राज्य सरकारें दोनों करती हैं, लेकिन दोनों के लिए कर लगाने और उनकी वसूली की प्रक्रिया और अधिकार क्षेत्र निश्चित हैं। केंद्र सरकार कुछ ऐसे कर लगाती और वसूली करती है जिनका राज्यों के बीच विभाजन किया जाता है, यानी केंद्र द्वारा वसूले गए करों में से कुछ हिस्सा अलग अलग राज्यों को दिया जाता है। इसके लिए बाकायदा संविधान के द्वारा एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो आइए समझते हैं आखिर
ये वित्त आयोग है क्या और इसका गठन कैसे होता है? देश की आजादी के बाद संविधान निर्माताओं के सामने एक सवाल ये भी था कि संसाधनों का बंटवारा राज्यों के बीच कैसे होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए 1951 में एक वित्त आयोग का गठन किया गया। वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर एक वित्त आयोग का गठन करेंगे और उसके बाद प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर या उससे पहले जिसे भी राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक समझा जाएगा, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों को शामिल किया जाएगा, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। संसद कानून बनाकर आयोग के सदस्यों और उनकी चयन की प्रक्रिया के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित योग्यता निर्धारित कर सकती है। दरअसल संघ और राज्यों के बीच कराए गए शुद्ध आय के वितरण के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिशें करने के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया है। आर्टिकल 280 के अनुसार जो हर 5 साल एक वित्त आयोग का गठन होता है। उसकी अवधि शायद 2 साल ही हो, पर उसके जो रिकमेंडेशन जो हैं वो 5 साल का रिकमेंडेशन उसकी अवधि होती है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों को दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। संसद ने 1951 में वित्त आयोग अधिनियम के तहत अध्यक्ष और उसके सदस्यों की योग्यता को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है। इसके अनुसार वित्त आयोग का अध्यक्ष वो व्यक्ति होगा जिसके पास सार्वजनिक मामलों का अनुभव हो, जबकि अन्य सदस्यों में एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या उसकी योग्यता रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा ऐसा व्यक्ति हो जिसे सरकार के वित्त और लेखों की विशेष जानकारी हो। तीसरा सदस्य ऐसा होना चाहिए जिसे वित्तीय मामलों और प्रबंधन में व्यापक अनुभव हो, और चौथा सदस्य अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। हर राज्य के जो में एक वित्त आयोग होते हैं, और उस वित्त आयोग के आधार पर जो स्टेट जो अपनी टैक्सेस कलेक्ट करता है वो किस तरह से कैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ जो हैं, पंचायत ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके साथ वो किस तरह से अपनी जो रेवेन्यू जो है जो आकर वो किस तरह से वो शेयर करे, उसके बारे में बताया जाता है। राज्यों में वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(1) के तहत किया गया है। संसाधनों के संतुलित बंटवारे के जरिए वित्त आयोग राज्यों और केंद्र के बीच टकराव को रोकने का काम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना 1951 में की गई और स्थापना के वक्त इसका उद्देश्य भारत की केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संसाधनों के बंटवारे के लिए केंद्र को सिफारिश देना था, ताकि राज्यों को अपने विकास कामों के लिए पर्याप्त पैसा मिल सके। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, यानी वो संस्था जिसका गठन संविधान के मुताबिक किया जाता है। इसके सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। इसके सदस्यों को संविधान में निर्दिष्ट विधि के अलावा किसी और तरीके से नहीं हटाया जा सकता। इसका गठन हर 5 साल पर किया जाता है। इसकी रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में रखी जाती है। हालांकि इसकी सिफारिशें पूरी तरह मानना केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, लेकिन आमतौर पर इसकी सिफारिशें मानने की परंपरा रही है। वित्त आयोग का मुख्य काम केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करना है। वित्त आयोग का मुख्य काम केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को पारिशित करना है। संविधान के अनुच्छेद 280 के मुताबिक वित्त आयोग जिन मुद्दों पर राष्ट्रपति को परामर्श देता है, उनमें टैक्स से कुल प्राप्तियों का केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारा,
भारत की संचित निधि में से राज्य सरकारों को दी जाने वाली सहायता और अनुदान के संबंध में सिफारिशें शामिल हैं। इसके अलावा वित्त मजबूती के हित में अन्य विषय जिस पर राष्ट्रपति केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशें जानना चाहता है, उन पर अपनी संस्तुति देगा। ये राष्ट्रपति को वित्त और आर्थिक संकेतों के बारे में सूचित करता है। वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति के पास जमा कराता है। हर प्रदेश में विजिट करते हैं, जाते हैं और जाकर उनके मुख्यमंत्री से, उनके वित्त मंत्री से बात करते हैं, मीटिंग होती है, उनकी रेवेन्यू एस्टीमेट्स लेते हैं, उनकी टैक्स लगाने की क्षमता के बारे में जानकारी करते हैं। हर प्रदेश की जो अलग अलग अवस्थाएं जो हैं उसको देखकर ये वित्त आयोग एक रिकमेंडेशन का रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, जो इस वक्त जो सरकार के पास है वो सिर्फ 1 साल का रिकमेंडेशन है, जो 2021 में लागू होगा। पर इसके बाद इस साल अक्टूबर के पहले, ख़त्म होने के पहले, ये 15वें वित्त आयोग को अपनी पूरी रिपोर्ट अगले 5 साल तक 2021 से 2025-26 तक उनको देनी पड़ेगी। केंद्र के वित्त आयोग की तर्ज पर 1993 से भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 243I तथा 243Y में आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है। राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। इसका उद्देश्य पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना है। इसके अलावा ये राज्य द्वारा लगाए गए टैक्स, शुल्क, टोल और फीस की विशुद्ध आय का पंचायत संस्थाओं और राज्य सरकार के बीच आवंटन तय करता है। पंचायतों को कितने कर, शुल्क, टोल और फीस सौंपी जा सकती है, उन्हें कितनी अनुदान सहायता मिलनी चाहिए, ये राज्य वित्त आयोग तय करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राज्यों की जनसंख्या, राजकोषीय स्थिति, वन क्षेत्र, आय में अंतर और क्षेत्रफल के आधार पर अलग अलग राज्यों के बीच संसाधनों का उचित बंटवारा जरूरी है और इसके लिए हर 5 साल बाद एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो आइए जानते हैं अब तक कितने वित्त आयोग का गठन हो चुका है और क्या है वित्त आयोग का इतिहास। राज्यों के बीच राजस्व और संसाधनों के उचित तरीके से बंटवारे के लिए वित्त आयोग का गठन 1951 से होता आया है। वित्त आयोग अपने काम के जरिए राजकोषीय संघवाद को सुनिश्चित करता है। अगर हम देश में वित्त आयोग के गठन की बात करें तो अब तक कुल 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। पहले वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर 1951 को संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा पहली बार संविधान लागू होने के 2 वर्ष के भीतर गठित किया गया था। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी और इनका कार्यकाल साल 1952 से 1957 तक था। पहले वित्त आयोग का गठन केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए किया गया था। दूसरे वित्त आयोग का गठन 1956 में के संथानम की अध्यक्षता में किया गया। दूसरे वित्त आयोग का कार्यकाल 1957 से 1962 तक था। दूसरे वित्त आयोग में आर्थिक रूप से कमजोर राज्यों को कुछ ज्यादा आर्थिक मदद देने की बात कही गई। 1960 में तीसरे वित्त आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्यकाल 1962 से 1966 तक था। इस आयोग के अध्यक्ष थे A.K. चंदा। तीसरे वित्त आयोग में केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे के अलावा इनकम टैक्स और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के बंटवारे की बात भी कही गई। चौथे वित्त आयोग का गठन 1964 में किया गया, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर P.V. राजा मन्नार। चौथे वित्त आयोग का कार्यकाल 1966 से 1969 तक था। इसमें इनकम टैक्स और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के बंटवारे के अलावा जरूरतमंद राज्यों को सहायता देने की बात कही गई। 1968 में पांचवें वित्त आयोग का गठन किया गया। महावीर त्यागी इसके अध्यक्ष थे और इसका कार्यकाल 1969 से 1974 तक था। छठे वित्त आयोग का गठन 1972 में किया गया। छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे के ब्रहानंद रेड्डी और इनका कार्यकाल 1974 से 1979 तक था। इसी तरह सातवें वित्त आयोग का गठन 1977 में GM शेलट की अध्यक्षता में किया गया। सातवें वित्त आयोग का कार्यकाल 1979 से 1984 तक था।
वहीं 8वें वित्त आयोग का गठन 1983 में किया गया। इस वित्त आयोग के अध्यक्ष थे YB चौहान। 8वें वित्त आयोग का कार्यकाल 1984 से 1989 तक था, जबकि 9वें वित्त आयोग का गठन NKP साल्वे की अध्यक्षता में 1987 में किया गया। इस वित्त आयोग का कार्यकाल 1989 से 1995 तक था। 10वें वित्त आयोग का गठन 1992 में KC पंत की अध्यक्षता में किया गया। 10वें वित्त आयोग का कार्यकाल 1995 से 2000 तक था। इसी तरह 11वें वित्त आयोग का गठन 1998 में AM खुसरो की अध्यक्षता में किया गया। इस वित्त आयोग का कार्यकाल 2000 से 2005 तक था। साल 2002 में C रंगराजन की अध्यक्षता में 12वें वित्त आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्यकाल साल 2005 से 2010 तक था। वहीं 13वीं वित्त आयोग का गठन 2007 में किया गया। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर विजय L केलकर। इस वित्त आयोग का कार्यकाल 2010 से 2015 तक था, जबकि 14वें वित्त आयोग का गठन डॉक्टर YV रेड्डी की अध्यक्षता में 2013 में किया गया। 14वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2015 से 2020 तक था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां हमें आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।